नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गई रविवार हम जुड़े थे आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जहां हमने चर्चा की थी बच्चों में किस तरह का होना चाहिए ब्रेन डेवलपमेंट और अच्छे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या बातों का हमें एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर ध्यान रखना चाहिए। इसी के कंटिन्यूशन में आज हम हमारे जो दूसरा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है कि अगर बच्चों को सही स्टिमुलेशन ना मिले तो उसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ में क्या असर आएगा और किस तरह के बिहेवियर्स आपको दिखाई देंगे। इस टॉपिक पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर श्रुति भार्गवा। श्रुति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। श्रुति मैम फाउंडर हैं सह एक नई उड़ान। ये एक सेंटर है जहां अर्ली इंटरवेंशन पे काम किया जाता है। जिन बच्चों के बिहेवियर में कोई इश्यूज हैं, अगर बच्चों के फिजिकल कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ों का जो अभाव है उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैम का सेंटर काम करता है। हाँ, डेफिनेटली 100% रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है, लेकिन बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है जब ये और स्पेशल एजुकेटर्स 1-to-1 बच्चों के साथ काम करते हैं। मैम का सेंटर पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। मैम एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जो फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंसेज का बहुत ही पॉपुलर हिस्सा है। ब्रेन एक ऐसा पार्ट है हमारा शरीर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उसके बिना हम सोच नहीं सकते कि हम कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जहाँ हम अच्छे विकास की बात करते हैं, वहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सही विकास या संपूर्ण जो दिमागी विकास है वो नहीं हो पाता है। तो क्या कारण होंगे जिससे इस विकास में रुकावट या खेद आती है? आज हम इन कंटिन्यूएशन फिर से ब्रेन की, दिमाग की बात कर रहे हैं जी। और लास्ट टाइम जैसे हमने सुना कि क्या करना चाहिए कि ब्रेन की ग्रोथ ऑप्टिमल हो, मैक्सिमम हो। तो ब्रेन की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन छोटा सा करना चाहूँगी कि अगर हम कोई सी भी सपोज मशीन देखते हैं तो मशीन के कितने अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स जब तक एक साथ मिलकर वो पुर्जे काम ना करें तब तक मशीन 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करती है। Correct. और मशीन बराबर से काम करे, बराबर से फंक्शन करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन को साफ करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, तो मशीन का ध्यान रखा जाता है कि हमको उसमें से 100% एफिशिएंट काम मिले। जी। अब अगर हम अपने शरीर को देखें तो वही बात है। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, कुछ एक्सटर्नल दिखाई देते हैं, बहुत से इंटरनल पार्ट्स हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं जब तक तालमेल में काम नहीं करेंगे तब तक एज एन इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चा है चाहे वो एडल्ट है, हम लोग 100% अपनी एफिशिएंसी से परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये जो सारे पार्ट्स हैं, इनको संभालता कौन है? ब्रेन। सो ब्रेन इन अ वे हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शनिंग है उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रेन एक ऐसा पार्ट ऑफ आवर बॉडी है जो एज आपने भी कहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसका बहुत ध्यान रखना है। जी। अब ध्यान कैसे रखना है ब्रेन का? थ्रू स्टिमुलेशन। सो हमने ये ध्यान रखना है कि ब्रेन को सही मात्रा में, सही तरह की और सही टाइम पे स्टिमुलेशन मिलता रहना चाहिए। जी। बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हमें एक प्रिकॉशन रखना है। और बहुत कम, तो जिसे हम निग्लेक्ट कहते हैं, वो तो होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे आपने पूछा कि क्या कारण हो सकते हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट सही ना चल रही हो, बहुत से कारण होते हैं। थोड़े जो कॉमन अगर हम बात करें तो अगर हम बहुत छोटे बच्चों से शुरू करें तो कई बच्चों का वातावरण ऐसा होता है कि वहाँ पे उनको कोई तरह का इंटरेक्शन ही नहीं मिलता। हमारे घरों में अगर हम देखें तो जब बिल्कुल चाहे न्यूबॉर्न बेबी भी होता है उसको हम अपनी गोदी में लेते हैं, बॉडी टच होता है, राइट, झूला झुलाएंगे, लोरी गाएंगे, या हम सॉन्ग हिम करेंगे, या जनरल एनवायरनमेंट की साउंड्स उसको सुनाई देगी। तो इस तरह से हम बहुत छोटे से बच्चे के साथ भी अपना इंटरेक्शन बनाए रखते हैं। पर कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं जिनको शुरू से ये सारे इंटरेक्शंस भी किसी कारणवश नहीं मिलते। जी। हाँ? बहुत से कारण हो सकते हैं कि मदर शायद बीमार हो,
या जनरली पेरेंट्स उतने केयरिंग ना हो या ऑल्टरनेटिव केयर अवेलेबल नहीं हो, तो बच्चा वो इनिशियल जो सारा सेंसोरियल है, साउंड है, टच है, वो सारे इंटरेक्शंस मिस आउट कर देता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई उनके साथ बातचीत करने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता है। अब छोटे बच्चे भी अगर हों तो जैसे आपने पहले भी बात करी है कि बहुत क्यूरियस होते हैं, उनके दिमाग में भी बहुत आइडियाज आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं, तो कोई ना कोई आसपास बच्चे के हमेशा होना चाहिए जो उनकी ये क्वेश्चंस हैं, आइडियाज हैं, कोई प्रॉब्लम उसको आ रही है उसके बारे में बातचीत करके उसको आंसर्स प्रोवाइड करें। सो कई बारी वो भी मिसिंग होता है बच्चे के एनवायरनमेंट में। कोई बच्चे के साथ खेलने के लिए अवेलेबल नहीं होता, इंटरैक्ट करने के लिए। सो कई बार ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जहां घर में दूसरे बच्चे नहीं हैं या घर के आसपास भी बच्चे को कोई कंपनी नहीं है, पेरेंट्स अपने अपने रूटीन्स में बिजी हैं। सो बच्चे के साथ वन ऑन वन बैठ के इंटरैक्ट करने के लिए, खेलने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। एंड सी इन इंटरैक्शंस में बच्चे बहुत सी ऐसी स्किल्स सीख जाते हैं जो आगे जाके उनको आउटर वर्ल्ड में फंक्शन करने के लिए बहुत मदद होती है। बहुत सही बताया। तो अगर ये इंटरैक्शंस बच्चे के लाइफ में मिसिंग है तो वो ये सब लर्निंग नहीं हो पाएगी। अनफॉर्चुनेटली कई फैमिलीज में कोई गाइडेंस बच्चे को नहीं मिलती बिहेवियर से रिलेटेड, तो पेरेंट्स जैसे बच्चे को छुट्टा ही छोड़ देते हैं। सो कोई लिमिट्स नहीं लगाई जाती हैं, बच्चों को ये समझाया नहीं जाता है कि हम अगर किसी सिचुएशन में है, सोशल सिचुएशन में, हम सब सोशल एनिमल्स हैं जैसे कहा जाता है ना, तो हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं। बच्चा भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जाता है, घर में है, बाहर के ग्रुप में खेलने जाएगा, स्कूल जाएगा, पार्टी में जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हर जगह से रिलेटेड कुछ बिहेवियरल रूल्स होते हैं, तो वो कौन सिखाएगा? वो बच्चा घर ही से सीखता है। सो पेरेंट को वो गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड करनी जरूरी है कि हम अगर एक किसी ग्रुप में हैं, सो हाउ डू वी बिहेव, हमें कैसे बिहेव करना है, कहाँ तक का बिहेवियर सही है, उसके ऊपर आप कुछ और करोगे तो वो सही नहीं है। आप दूसरों के साथ बातचीत कैसे करोगे, क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, ये जो सारे इंटरैक्शंस हैं, ये इसकी गाइडेंस देने के लिए बच्चे के लाइफ में जरूर कोई ना कोई होना चाहिए जी। और आजकल मेरे पास जो कई बच्चे आते हैं उनमें ये देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को नंबर सिखा देंगे, अल्फाबेट सिखा देंगे, पर ये स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं। वेरी ट्रू, सही बात है। सो इन स्किल्स के ना होने के कारण ये बच्चे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो हमको समझने की जरूरत है कि ये वाला स्टिमुलेशन हमको पहले देना है, स्किल सिखाने का। द एकेडमिक फॉर्मल रीडिंग राइटिंग कैन फॉलो। बिल्कुल सही बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके घरों में या जनरल माहौल ऐसा होता है कि उन्हें कभी जैसे प्यार ही नहीं मिलता है, कोई होता ही नहीं है कि उनको हक करेगा, उनसे प्यार से बात करेगा, थपकी दी थोड़ी सी या कडल किया ऐसा, या इतने स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट्स होंगे कि रूल्स फॉलो ही करने हैं। जी बिल्कुल। या अगर रूल थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो बच्चे को धमकाया जाएगा, गुस्सा किया जाएगा, कई कई सिचुएशंस में मारा भी जाएगा। सो अगर इस तरह के माहौल में वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे ब्रेन में, जैसे हम सब जानते हैं कि अलग अलग एरियाज हैं, ब्रेन के अलग अलग एरियाज अलग अलग डेवलपमेंट्स को मैनेज करते हैं। सो अगर लैंग्वेज का इनपुट नहीं मिला तो ऑब्वियसली द एरिया ऑफ द ब्रेन जो लैंग्वेज को मॉनिटर करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज के लिए, वो उसकी डेवलपमेंट पीछे पड़ेगी। सोशल स्किल्स, रूल्स, हैबिट्स हमने अगर बच्चे को नहीं सिखाए हैं तो वो सोशल वाला एरिया हमारा पीछे पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर इमोशनल हम देखें तो अगर बच्चे का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वार्म है, बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे को सपोर्ट है, मुझे कोई प्यार करता है, तो इमोशनल इश्यूज होने लगेंगे तो वो इमोशनल वाला एरिया इफेक्ट होगा। इसी तरह जैसे अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, सही खाना, मात्रा भी और क्वालिटी भी अगर नहीं जा रही तो ऑफ कोर्स द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड विल गेट इफेक्टेड। सो इस तरह से बहुत से कारण ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि बच्चे को सही टाइम पे वो स्टिमुलेशन या वो इनपुट नहीं मिला है, तो ब्रेन के वो पर्टिकुलर एरियाज जो हैं वो उतनी ग्रोथ नहीं शो करेंगे। तो क्योंकि वो ब्रेन के एरियाज ग्रोथ उतनी नहीं शो कर रहे, वो बच्चे के
परफॉर्मेंस में दिखना शुरू हो जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो आम तौर पर यही कारण ज्यादा बनते हैं कि ब्रेन को नहीं स्टिमुलेशन मिला है और बच्चे में फिर हमको उस तरह के सिम्टम्स एंड साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी इन सब में अगर हम समराइज करें तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्लस हमारी फैमिली, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारे फैमिली के एथिक्स और हमारा कल्चर, और स्पेशली आपका बच्चों के साथ क्या इंटरेक्शन है, कैसा इंटरेक्शन है, आप कितना अच्छे से समय उनके साथ निकालते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि उनको कोई क्वेश्चन है, उनकी कोई क्यूरियोसिटी है, उसको सुनने वाला और समझने वाला अगर है तो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन बिल्कुल सही है मैम कि हम ऐसे बहुत बच्चे देखते हैं जिन्हें फॉर एन नंबर ऑफ रीजन, हम जानते हैं कि कई बार इकोनॉमिक इश्यूज भी होते हैं, कभी बच्चे स्कूल नहीं भी जा पाते हैं, ऐसे भी दिक्कतें होती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए आई थिंक पेरेंट्स का ये चीज़ को इग्नोर ना करें, बच्चे को सही में अच्छा स्टिमुलेशन नहीं मिला है तो किस तरह के बिहेवियर्स वो शो करेगा। इसमें एक बात और हमको समझने की जरूरत है कि बच्चे दो कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं, राइट। एक कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन वो होते हैं जिनको फॉर अदर रीजंस डिलेज होते हैं, तो उनका ब्रेन फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, स्पीच लैंग्वेज डिलेज होते हैं या बिहेवियर इश्यूज होते हैं, वो एक अलग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हो जाता है जिनको हम एस्टैब्लिश्ड कंडीशंस बोलते हैं। तो हम बहुत बार ये टर्म्स सुनते भी हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है या मेंटल चैलेंज है या सेरेब्रल पाल्सी एक्सेट्रा। सो वो जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है वो अलग एक कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनके जो कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम है वो अलग हैं और इसलिए उनके इंटरवेंशन भी अलग होते हैं, राइट। आज हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो बच्चे हैं जो हमारे रेगुलर स्कूल्स, रेगुलर एनवायरमेंट्स, हमारे नॉर्मली डेवलपिंग चिल्ड्रन हैं, बट किसी कारणवश जो हम कह रहे हैं लैक ऑफ स्टिमुलेशन, वो कुछ एरियाज में थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं। एंड बिकॉज वो लैक ऑफ स्टिमुलेशन से ब्रेन इफेक्ट हुआ है तो कई बिहेवियर्स ऐसे सामने आते हैं जो हमें एज एडल्ट्स लगते हैं कि वो सही नहीं है, करेक्ट है ना। तो कौन से बिहेवियर्स हमको देखने में मिलते हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हम अगर देखें तो उनको हम अगर ग्रुप सिचुएशन में भी रखें, सो सपोज क्लासरूम का एग्जांपल लें, तो क्लासरूम में तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होता है, बट विद इन दैट ग्रुप भी वो बहुत आइसोलेटेड रहेंगे। सो एकदम वो बच्चा चुपचाप पीछे रहेगा, विड्रॉन रहेगा, औरों के साथ इंटरैक्ट करने में झिझकेगा, या बहुत मुश्किल होती है उस बच्चे को कि किसी से फ्रेंड्स बने, फ्रेंडशिप करे, या अगर थोड़ा एक आधा कोई फ्रेंड बन भी गया तो वो फ्रेंडशिप को कायम रखने में भी उसको मुश्किल हो जाएगी। तो आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें कि इस बच्चे को स्कूल में एंड बाद में वर्क सिचुएशन में भी कितनी तकलीफ होगी, राइट। तो कुछ बिहेवियर्स इस तरह के सामने आते हैं। देन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिकॉज उनको वो वार्म एनवायरनमेंट कभी मिला ही नहीं है या इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है तो उनको दूसरों पे ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, तो वो कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ भी, अपना पास सारा कंट्रोल रखना चाहेंगे। तो इस तरह का भी बिहेवियर ग्रुप में तो चलेगा नहीं लॉन्ग टर्म में, तो वो बच्चा भी बेचारा परेशान होगा अननेसेसरीली, राइट। कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि छोटी सी भी बात होगी तो एकदम इतना गुस्सा हो जाएंगे, बहुत इरिटेबल रहेंगे, स्टबननेस एक्सट्रीमली शो करेंगे। तो पेरेंट को भी ये होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, या टीचर को भी क्लास में होगा कि ये बच्चा इतने एक्सट्रीम रिएक्शंस क्यों शो करता है। एंड क्योंकि इतने एक्सट्रीम रिएक्शन शो करता है तो बच्चा भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। सो दीज आर अदर सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस जो ये बच्चे कई बार शो कर जाते हैं बिकॉज ऑफ lack of stimulation that has happened. अनफॉर्चुनेटली कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक साइड जैसे मैंने बोला कि बहुत विड्रॉन होंगे, दूसरे ऐसे होते हैं कि क्योंकि बिहेवियरल लिमिट सिखाई नहीं गई है तो उनको अपने बिहेवियर्स पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, तो वो फॉर्मल सिचुएशन को भी समझते नहीं है। तो उनको ये समझ नहीं आता है कि अगर फॉर्मल सिचुएशन है तो उसमें बिहेवियर अलग होना चाहिए। तो अगर क्लासरूम का एग्जाम्पल वापस से लें तो ये वो बच्चे होंगे कि कभी भी उठ के क्लास में चलेंगे, उठ के पानी पी लिया, रबर गिरा लिया, बीच में कुछ भी बोलेंगे, या वहां मैडम पढ़ा रही हैं तो ये पीछे फेसेस बना रहे हैं,
नहीं, जिनको हम क्लाउन्स ऑफ द क्लास भी कई बारी, नॉट अ वेरी गुड टर्म टू यूज, बट ओवर बिहेवियर वाले जो बच्चे होते हैं, उस तरह के बच्चे भी देखने में आते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि ये हमारा लिमिट क्रॉस हो गया है ऑफ अ सिचुएशन। देन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे में इतना लो कॉन्फिडेंस होगा, अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि उनको आता सब है, पर कुछ भी लिखने में, मुंह में से कुछ भी आंसर बोलने में इतना झिझकेंगे कि बोलेंगे ही नहीं, या थोड़ा सा बोलेंगे तो वो फिर एडल्ट का अप्रूवल मांगेंगे कि सही बोला कि नहीं बोला, आगे करूं कि नहीं करूं, उसी गुंजलाहट में वो पड़े रहते हैं। और कोई सी भी नई सिचुएशन होगी, उसमें घुसने में उनको इतनी एप्रीहेंशन होगी। सो न्यू प्लेस, न्यू पर्सन, न्यू एक्टिविटी, सभी से उनको एंजाइटी होगी जी। तो अगर हम छोटे से बच्चे को भी देखें जो इस तरह का हो, तो उसको इवन गोइंग फ्रॉम वन रूम टू द नेक्स्ट रूम फॉर एन एक्टिविटी विल कॉज एंजाइटी। तो क्या हो जाता है कि छोटे छोटे ये बच्चे इतने एंशियस होते हैं अबाउट व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, कि जो ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है उसका भी वो मजा नहीं लेते। तो आउटडोर में अगर वो खेल रहे होंगे, तो जहां खेल रहे हैं कई बारी सैंड में नहीं खेलना चाहेंगे, फिर अगर एक जगह खेल रहे हैं तो ये टेंशन हो कि मैडम अब हमको स्लाइड पे जाने को तो नहीं बोलेगी, मैडम हमको ग्रुप में खेलने के लिए तो नहीं बोलेगी, तो जो खेल रहे हैं उसका भी मजा नहीं ले पाएंगे। सो दे आर सो एंशियस अबाउट न्यूअर थिंग्स, डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो डिफरेंस में घुसने में बहुत मुश्किल होती, बहुत मुश्किल होगी उन बच्चों को। तो कोई भी चेंज आए, कोई भी शिफ्ट आए, कुछ नयापन आए, उसको अकोमोडेट करने में दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे बिहेवियर्स अगर इन बच्चों में पाए जाएं, तो अनफॉर्चुनेटली एंड में क्या होता है कि ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स द लर्निंग। तो बच्चों के जो लर्निंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, उस पे ये सारे बिहेवियर्स का इफेक्ट होने लग जाता है। और याद करने की बात यह है कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनके ब्रेन्स में डैमेज अदरवाइज नहीं है, देयर इज नथिंग गोइंग रॉन्ग अदरवाइज, राइट। पर बिकॉज सही समय पे सही तरह से हमने स्टिमुलेशन प्रोवाइड नहीं करी है, उसकी वजह से जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, ये बिहेवियर्स उनके सिस्टम में आने लग जाते हैं, और इन बिहेवियर्स की वजह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई, लर्निंग, whether it is social interaction, whether it is language, whether it is reading, writing, सब में पीछे 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 पढ़ने शुरू हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि उनके ब्रेन में डैमेज है। हाँ जी। तो जो भी पेरेंट्स या एजुकेटर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है या आपके घर पे कोई ऐसा बच्चा है जिसमें ये सारी इशू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ब्रेन में डैमेज है। पिछले 2 साल से हम कोविड में थे, अब बहुत सालों के बाद, अब 2 साल के बाद अब जाके स्कूल स्टार्ट हुए हैं, और छोटे बच्चों का स्कूल तो अभी शुरू हुआ है। तो उनके जो मेन जो हम प्रारंभिक वर्ष कहते हैं हाँ जी। और इस प्रारंभिक वर्ष में हम इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं सारे डेवलपमेंटल एरियाज को, इवन ब्रेन डेवलपमेंट। तो हाँ ये सारी, और मैक्सिमम स्टिमुलेशन अगर आप देखें तो बच्चा स्कूल से ही आई थिंक करेक्ट वे में लेता है, क्योंकि हर पेरेंट इस फील्ड का वो जरूरी नहीं है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं नहीं हुई हैं। तो आप जिस तरह बता रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसे बहुत बच्चे हैं। अभी अगर हम देखने जाएं इस सिचुएशन में, तो हमें हर 2-4 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे ही दिखेंगे जिनमें ये तकलीफें आ रही हैं। तो मैम किस तरह से, आई मीन आपके पास आई एम श्योर ऐसे केसेस आए होंगे, तो वो क्या इश्यूज थे, क्या वरीज थे, और क्या डायरेक्शन दिखाई आपने उन्हें? बिल्कुल सही कह रहे हो आप आरती। कई बच्चों का केस ऐसा हुआ है कि उन्होंने नर्सरी में एडमिशन लिया था स्कूल में, उसके बाद 2 साल स्कूल बंद रहे, तो अब डायरेक्टली वो सीनियर केजी में स्कूल गए हैं। तो उन्होंने वो जो इनिशियल 2 साल स्कूलिंग के होते हैं, स्पेशली जैसे नर्सरी क्लास हम देखें, तो इन अ वे नर्सरी क्लास इज द फॉर्मेटिव क्लास। सारी जो स्कूल रिलेटेड स्किल्स हैं बच्चा वहां पे सीखता है ना। तो ग्रुप में पहली बार जाएगा, एक एडल्ट के साथ इंटरैक्ट करना सीखता है, रूल्स सीखता है, हैबिट्स फॉर्म करते हैं। तो इन बच्चों के लिए ये सारे मिसिंग हो गए हैं। तो इन्होंने घर पे एक स्क्रीन के सामने बैठ के अपना स्कूल अटेंड करना शुरू किया है। तो एज यू आर राइटली सेइंग, मेरे पास आजकल बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको अब क्लासरूम में सही रूप से बैठना, पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देयर आर चिल्ड्रन जो अपनी अटेंशन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जगह मैक्सिमम 8 से 10 मिनट बैठेंगे,
फिर उनकी बॉडी फिजिट करनी शुरू हो जाएंगे, हिलना डुलना शुरू हो जाएंगे, दे विल लूज इंटरेस्ट कि आप उनको क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। सो अटेंशन फोकस ही नहीं कर पाते हैं टास्क के ऊपर। दूसरा ये कि अगर एडल्ट आप इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सो शायद सुनेंगे पर वो सामने नहीं देखेंगे, सो दे विल बी लुकिंग अराउंड। सुनते तो हैं क्योंकि अल्टीमेटली खबर पड़ती है कि क्या करना है, पर सीधे बैठ के आपने एडल्ट को देखना है, आई कांटेक्ट करना है, वो बहुत केसेस में लैक हो रहा है। एंड बहुत केसेस में ये भी हो रहा है कि टास्क शुरू तो करेंगे, बीच में आधा छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट चीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दैट होल कॉन्सेप्ट कि हमको जो इंस्ट्रक्शन दी है हमने वो फॉलो करनी है, हमने वो टास्क सही रूप से पूरी कंप्लीट करनी है, उस पर्टिकुलर टास्क को वाइंड अप करना है, फिर हमने नेक्स्ट पे शिफ्ट होना है। वो जो पूरा प्रोसेस है, पूरी जो ये स्किल्स है, सीक्वेंस, वो इन बच्चों के मिस हो गए। क्योंकि घरों में क्या हुआ है कि पेरेंट्स साथ में, इन मोस्ट केसेस छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स साथ में असिस्ट करता था, तो घर में थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर उठ के चले गए, फिर वो पेरेंट ने नोट डाउन कर लिया, तो जो बेसिक हैबिट्स एंड स्किल्स होती हैं वो मिस आउट होगी। एंड सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि दे हैव मिस्ड आउट ऑन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। क्योंकि घर में बहुत इंस्टेंसेस में ये भी हुआ है कि पेरेंट एंड चाइल्ड सिंगल यूनिटरी फैमिली हुई, तो एंड कई केसेस में बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो दोनों वर्क फ्रॉम होम वाला केस, तो थोड़ी देर पेरेंट ने सपोर्ट किया, बाकी टाइम द चाइल्ड वाज ऑन हिज ओन। तो प्ले में भी जितना थोड़ा खेला, बाकी में सब करा, इधर उधर टॉयज मटेरियल सब हुआ, तो वो एंड प्लस जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत मिस आउट हुआ है। पूरा दिन बच्चा अगर 3 घंटे 3.5 घंटे अगर स्कूल में रहा, तो आप सोच के देखिए कितना कम्युनिकेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। वो सब इन बच्चों ने मिस किया है। क्योंकि घर में देन एट द एंड ऑफ इट क्या होता है कि एडल्ट की आप अगर इन मोस्ट केसेस बच्चे के साथ कम्युनिकेशन देखिए ना, तो इधर इट विल बी इंस्ट्रक्शंस और इट विल बी क्वेश्चंस, है ना, बातचीत नहीं होती है। तो क्योंकि बातचीत नहीं होती है तो बच्चे को भी समझ नहीं आता है कि मुझे कुछ बोलना है तो कैसे बोलना है। तो जब वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज नहीं होती है तो वो एक्सप्रेस कैसे करता है फिजिकली। सही बात है। तो फिर वो गुस्सा करेंगे, वो चीजें इधर उधर फैलाएंगे, स्क्रीम करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो सो लैंग्वेज पे बहुत 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 असर पड़ा है बच्चों की। सो यही हो रहा है कि ये सारे जो बच्चे हैं वैसे दे आर एब्सोल्युटली ओके, कोई इश्यूज नहीं है फंक्शनिंग के, बट बिकॉज ये बिहेवियर्स इंस्टिल नहीं हुए हैं, वो राइट इनपुट्स नहीं मिले हैं राइट टाइम पे, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग टू लर्न। फिर क्या हो रहा है, क्योंकि अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हैं, टास्क पूरी नहीं कर रहे हैं, तो काम आधा रह जा रहा है। वो आधा काम रह जाता है तो अगले के साथ लिंक ही नहीं बैठ रहा है, तो अगला भी काम भी नहीं सीख पा रहे हैं, एक्टिविटी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन जो आजकल मेरे पास आ रहे हैं, जहाँ टीचर्स पेरेंट्स को बोलती हैं कि आप असेस करवा के आओ कि क्या कॉज है। कॉज और कुछ नहीं है, कॉज ये है कि वो जिस टाइम पे बच्चे को वो इनपुट मिलना चाहिए था ड्यू टू कोरोना, वो कई बच्चों को नहीं मिला है। तो वो इस तरह से बिहेवियर्स शो। अब जैसे कि स्कूल्स खुल रही हैं, हाँ जी, मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो ही रही है। क्योंकि एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब अब हम भी बच्चों को मिलते हैं, नए पेरेंट्स को मिलते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स की यही कंसर्न है कि ही इज नॉट इन हिज रूटीन। वो रूटीन फॉलो नहीं करता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए। पर वो स्कूल में आएगा तो सब सीख लेगा। मैम, कितना ज़रूरी है कि आप पहले बच्चों की ये स्किल्स पे थोड़ा काम करें एज अ पेरेंट, एंड देन यू पुश द चाइल्ड टू द स्कूल। क्योंकि स्कूल की भी एक लिमिटेशन है। हाँ जी, चाहे हम प्री स्कूल जो कि हम ज़्यादा समय दे सकते हैं, कम बच्चे हैं, हम ध्यान दे सकते हैं। बड़ी स्कूल में भी कई स्कूल्स में कम बच्चे होते हैं, ध्यान दे सकते हैं, बट स्टिल दे हैव टू वर्क इन अ ग्रुप। तो अगर बच्चा खुद से ही तैयार नहीं है तो क्या उसको स्कूल में डाल देना इज द राइट थिंग टू बी डन, कि थोड़ा सा काम करना जरूरी है उसके साथ? बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल के लिए भी रेडीनेस होनी चाहिए बच्चे की, राइट। तो अगर हम ये माने कि हम 2.5 साल या 3 साल तक
बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हम स्कूल में डाल देंगे तो वहां से वो सब सीख जाएगा, तो ये इन अ वे बहुत गलत सोच है जी। शुरू से ही बच्चे को रूटीन समझ आना चाहिए। करेक्ट। तो उसके लिए ये कब होगा, जब पेरेंट्स एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, है ना। आज आपने बच्चे को उठा दिया टाइम से तो उसका शेड्यूल ठीक चला, कल को क्योंकि आपको काम है तो आपने सोने दिया बच्चे को तो वो देर से उठ रहा है, देर से खा रहा है, देर से सब कर रहा है, वो सही नहीं। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट रूटीन घर में भी होना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जिससे बच्चे को ये समझ आए कि मैंने एक एक्टिविटी के बाद दूसरी करनी है, दूसरे से तीसरी शिफ्ट करनी है, एक को खत्म करके फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, एंड इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस फॉलो होता है। तो अगर बच्चे को ये आदत घर से पड़ गई होगी शुरू से, तो उसको क्लास का रूटीन भी फॉलो करने में मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, फिर दूसरा है कि बिहेवियरल लिमिट्स। हम बच्चे को अगर घर में अलाउ कर रहे हैं कि बच्चा कहीं पे भी उछल कूद कर रहा है, सोफे पे चढ़ के कूद रहा है, बेड पे चढ़ के कूद रहा है, कुछ भी चीज छू रहा है, कोई भी चीज कहीं रख रहा है, दैट मीन्स हमने बच्चे को कभी मेहनत करके ये सिखाने की कोशिश नहीं करी है कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है ना। एंड सिखाने से प्लीज डोंट इंटरप्रेट दिस कि हमने बच्चे को गुस्सा करना है या धमकाना है या मारना है। हम छोटी छोटी लिमिट्स लगाएं बच्चे पे तो बच्चे ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड करते हैं, पर वो ये है कि हम कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करवाएं ये लिमिट्स। तो अगर बच्चा घर में ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर चुका है जहां एक एडल्ट और वो बच्चा बैठ के इकट्ठे खेले हैं, बुक्स इकट्ठी देखी हैं, कुछ आर्ट वर्क इकट्ठा करा है, तो बच्चे को आदत पड़ती है कि मैंने सही रूप से सीधे बैठना है, जब तक मैं काम कर रहा हूं मैंने काम पे फोकस करना है, मैंने अगले पर्सन से इंटरैक्ट करना है। तो ये सब तो शुरू से घर पे होना ही चाहिए। तो अगर ये सब सही तरह से पेरेंट ने टाइम देकर बच्चे को ये सब आदतें डाली हैं, इस बच्चे को स्कूल में ट्रांजिट करके मुश्किल नहीं आएगी, मुश्किल नहीं होगी। पर अगर ये ट्रेनिंग पहले से नहीं हुई है और हम ये मान लें कि अब स्कूल जाएगा तो सीख लेगा, तो बच्चे को तो मुश्किल होने ही वाली है। अब ज्यादातर फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं एंड बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो आई ऑलवेज टेल माय पेरेंट्स कि व्हेनेवर यू प्लान अ बेबी आई थिंक यू शुड बी रेडी फर्स्ट, क्योंकि आप दोनों जॉब करते हैं, दोनों की जॉब इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे को संभालना भी दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मदर्स शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड फादर्स शुड नॉट गिव अप देयर जॉब्स या उनका काम नहीं देना चाहिए। आप कितना, क्योंकि आप तो एक सेंटर रन करते हैं मैम, और आपके सेंटर में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड्स के बच्चे आते हैं, कितना मुश्किल होता है आपके लिए? क्योंकि बच्चे को अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो आई थिंक सबसे पहले आपको पेरेंट में चेंज लाने की जरूरत होती है। सी मैं एक तो ये कहना चाहूंगी कि पेरेंटिंग इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू बी रेडी कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे। और अलर्टनेस भी मैम, क्योंकि जो बच्चे के माइलस्टोन्स हैं अगर किसी जगह पर वो नहीं अचीव हो रहे हैं तो आई थिंक वो हमारे एंटेनास खड़े हो जाने चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि भाई कहीं कुछ गलत है। इग्नोर ना करें। एनसीईआरटी वो होगा तभी जब आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। करेक्ट। आप बच्चे के साथ रोज दिन इंटरैक्शन करेंगे तभी आप उस बच्चे की डेवलपमेंट को, ग्रोथ को ट्रैक कर सकेंगे। बिल्कुल। तभी आपके माइंड में या आपकी नजर में आएगा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, राइट। अब इंटरैक्शन रोज दिन का मतलब ये नहीं है कि ये होना चाहिए कि 24 घंटे यू हैव टू बी अवेलेबल टू योर चाइल्ड। हम पेरेंट को ये नहीं कह सकते कि आप जॉब छोड़ के घर बैठ जाइए, पर जितना टाइम आप बच्चे के साथ नहीं है तो आर यू फाइंडिंग अ गुड ऑल्टरनेटिव जहां देयर इज समवन हु विल रियली केयर फॉर योर चाइल्ड, द चाइल्ड विल गेट वो वार्मथ मिलेगी, वो केयर मिलेगी, एनवायरमेंट स्टिमुलेटिंग है। और जब आप जॉब से वापस आते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप 100% देते हैं बच्चे को, कि तब भी आपका यही होता है कि एक हाथ में मोबाइल है या एक साइड लैपटॉप है, इधर बच्चा है तो थोड़ा इधर देखा, थोड़ा इधर देखा, बट देन यू हैव टू डू योर पेरेंटिंग। तो फिर आपका ऑफिस खत्म और फिर पेरेंटिंग शुरू। तो बात यही है कि आप एज अ पेरेंट कितना सीरियसली लेते हो अपने पेरेंटिंग को, आप कितने इन्वॉल्व हो अपने बच्चे के साथ। तो अगर आप इन्वॉल्व्ड पेरेंट हैं तो ऑटोमेटिकली आप राइट स्टिमुलेशन देंगे बच्चे को, राइट, एंड आप मॉनिटर भी सही से करेंगे। एंड अगर इन केस कुछ
गड़बड़ लगती हो तो उसको पिकअप भी करेंगे जल्दी से, बिल्कुल सही बात है। वर्सेस अ पेरेंट जो अनइन्वॉल्व है, उनको तो वैसे भी पता नहीं लगेगा कि डायरेक्शन सही है कि नहीं गलत है, हाँ, सही क्योंकि वो किसी ट्रैक को तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं और ना ही बच्चे को फॉलो करवा रहे हैं। सो द थिंग इज कि यस, एज अ पेरेंट यू हैव टू टेक इट सीरियसली, यू हैव टू बी इन्वॉल्व विद योर चाइल्ड। आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। क्वांटिटी हो तो अच्छा है, पर क्वालिटी तो जरूर ही, क्वांटिटी भी बहुत जरूरी है। हम अगर ये कहें कि मैं सिर्फ वीकेंड पे बच्चे को देख लूंगा, वो भी सही नहीं है, राइट। तो यही है कि चाहे पेरेंट है, फिर अगर पेरेंट के हाथ से छूट के टीचर के हाथ में बच्चा जाता है, तो टीचर्स को भी उतना ही अलर्ट रहना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जो रीडिंग राइटिंग की इश्यूज हैं या कुछ ग्रुप सिचुएशन में बिहेवियर वाले इश्यूज हैं, वो टीचर को पिकअप कर लेना चाहिए। जी। सो हमें करना सिर्फ इतना है कि वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू पिक अप दोज साइंस एंड सिम्टम्स, वी हैव टू गेट कंसर्न कि ये छोटा बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, उसका कॉज फाइंड करने की हमें कोशिश करनी है। एंड जितना जल्दी हम कर लें, उतना ही हम इस बच्चे को हेल्प कर पाएंगे। एज अ पेरेंट एक स्वप्न होता है हर अभिभावक का कि भाई मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे और बढ़िया नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बन जाए। लेकिन जहाँ बच्चों के दिमागी विकास में अगर कोई तकलीफ है, अगर उसमें कोई रुकावट आई है और उसका जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमल नहीं हुआ है, तो इन दैट केस क्या करना चाहिए पेरेंट को? मतलब आई एम श्योर के इट कम्स लाइक अ शॉक। हाँ जी, पर दैट इज नॉट द थिंग कि हम वहां पर नहीं रुक सकते हैं, हमें बच्चे के लिए कुछ तो करना जरूरी है। तो क्या करें मैम? देखिए, जैसे आपने कहा, जब पेरेंट को थोड़ा सस्पिशन भी होने लगता है या जब पता लगता है कि समथिंग इज नॉट ऑन ट्रैक, तो शॉक तो लगता ही है ना। एंड बहुत इट इज एन इमोशन जो बहुत नॉर्मल इमोशन है, एनीवन विल फील दैट। कोई अपने बच्चे को ऐसे नहीं देखना चाहेगा, पर आप जितनी जल्दी उसमें से उभर के निकल आए और जितनी जल्दी उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए स्टेप्स लें, उतना आपका बच्चा जल्दी ठीक होगा। तो करना यही है, एज आई सेड, कि अलर्ट रहना है। अगर कुछ पकड़ में आ रहा है तो सही जगह पे ले जाके गेट एन ओपिनियन कि क्या हो रहा है बच्चे के साथ, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कई बार ये होता है कि छोटी सी बात अपने फैमिली सिस्टम में ही निकलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक अभी पीछे मेरे पास पेरेंट और बच्चा आया था, उनमें यही है कि वो कभी भी एज अ फैमिली टुगेदर टाइम स्पेंड नहीं करते थे और कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करते थे कि मेरा जैसे दिन आज ठीक नहीं गया, ऑलवेज पॉजिटिव होता था। तो बच्चे के दिमाग में भी यही हुआ कि हमेशा अच्छा ही करना है, कभी आप गलत नहीं कर सकते, कभी आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेकंड आ जाओगे। सो यू सी, अनकॉन्शियसली ये चीज वो बच्चे को ट्रांसमिट कर रहे थे। सो द थिंग इज, द बेस्ट आइडिया इज कि आप किसी से ओपिनियन लीजिए, टेक अ काउंसलिंग, उसमें से रूट कॉज मोस्टली निकल आ जाता है। तो वो आपको सुझाएंगे भी कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये स्टेप्स फॉलो करिए, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट। तो इन मोस्ट केसेस अगर वो हम करना शुरू करते हैं तो उसका इफेक्ट बच्चे पे पॉजिटिव पड़ता है एंड बच्चे का जो भी बिहेवियर हमको डिस्टर्ब कर रहा है इन मोस्ट केसेस रेक्टिफाई हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि शुरू में पता नहीं लगता है पर वो बाद में निकल के आता है, क्योंकि वो जैसे स्पेशली रीडिंग राइटिंग के इश्यूज हैं, वो जब तक रीडिंग राइटिंग शुरू नहीं होता है तो बहुत स्ट्राइक भी नहीं करता है। तो उन बच्चों के लिए भी देयर आर थेरेपीज, देयर आर इनपुट्स। पर बात यही है कि एज एन एडल्ट हमको अपना रोल क्या प्ले करना है कि हमको एकदम उस चीज को पकड़ के उस पर एक्शन जल्दी शुरू करना है, रादर देन वेट करते रहे कि नहीं हो जाएगा, अभी छोटा बच्चा है, कर लेंगे। उसमें टाइम आप अपना जो इम्पोर्टेंट, जो हम बोलते आ रहे हैं कि स्टिमुलेशन का भी सही टाइम है, सो वो टाइम हमको मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सारे पॉइंट्स एक बार वापस से अगर आप देखना चाहें तो लिंक्स अब आपके पास आ जाएंगी, सो यू कैन वॉच दिस शो अगेन एंड अगेन। आपके ऐसे फ्रेंड्स जिनको अपने बच्चों को डील करने में कोई तकलीफ हो रही है या उनके बिहेवियर में ऐसे कोई इश्यूज हो रहे हैं, तो आप उन्हें भी ये पास ऑन करिए। अगर आप श्रुति मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हम तक पहुंचिए, हम आपको श्रुति मैम तक लेके जाएंगे। अदरवाइज उनका सेंटर अलकापुरी में ही है, सहर नाम से है। आई थिंक मैम इज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, सहर, और आप उन तक पहुंच सकते हैं अगर आप उनकी एक्सपर्टीज लेना चाहें तो।
मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी मैम कि जब भी आप जागे तभी से सवेरा है। और जैसे मैम ने बोला कि जितनी इमीडिएटली आप एज अ पेरेंट इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी ही आप अपने बच्चे को हेल्प कर पाएंगे। तो वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है। मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं एक बात ही बोलना चाहूंगी कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंटिंग, जैसे मैंने बोला, पर आई थिंक ये फेज जो है ना, ये आप एंजॉय करिए अपने बच्चे के साथ, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी पर्सनालिटीज बदलती हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो फन है उसको मिस आउट मत करिए। सो एज आई एम सेइंग, बी इन्वॉल्व विद देम। उनकी छोटी छोटी मस्तियां हैं, छोटे छोटे खेल हैं, बातें हैं, ये सब एंजॉय करिए। एंड उनको भी उसमें से ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरे पीछे एक ये एडल्ट है जो हमेशा मेरे को सपोर्ट करेगा। वो फीलिंग अगर हम बच्चे में इंस्टिल कर लेते हैं, फिर बच्चा कभी ट्रैक से अलग नहीं होगा। सो आई थिंक इट इज ऑल अ मैटर ऑफ कि थोड़ी इन्वॉल्वमेंट अपनी बढ़ा लीजिए, थोड़ा अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर लीजिए, तो आई थिंक ये जर्नी आपकी और आपके बच्चे की और भी इंजॉयबल हो पाएगी। वेरी ट्रू। और बहुत सारा प्यार दें अपने बच्चों को। मैं तो यही कहूंगी कि जितने समय मिले दिन में उनको हक करिए, पैम्पर करिए, कडल करने की कोशिश आई। चाहे बच्चे आपकी गोदी से बाहर बढ़ गए हो अब, पर स्टिल आई थिंक वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रूटीन में हम भूल जाते हैं करने की, क्योंकि आजकल की जिंदगी सबके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, मैम भी हैं, मैं भी हूँ, तो हम भी जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। और स्पेशली जो पेरेंट्स वर्किंग भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर कुछ ना कुछ समय आप निकालें जहां आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय निकाल पाएं, बहुत सारी मेमोरीज बनाएं, क्योंकि ये साल जब बीत जाते हैं फिर उसके बाद याद होता है, अफसोस होता है कि ये बच्चे बड़े क्यों हो गए। आपको तो वो छोटा ही रहना था, अभी आप क्यों बड़े हो गए, ऐसा हो जाता है। तो ये अफसोस आगे चलकर आपको ना हो, इसका ध्यान अभी से रख लें। अगर आपको VNM TV की ये चर्चाएं अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और VNM TV अब हर जगह पर है, यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इन्हें शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह हर हफ्ते जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।